हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी क्लासेस। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री जीके, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1, लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना और उस समय पुरातन व्यवस्था के समाज में असंतोष था। यानी कि जिस समय लुई 16वां यहाँ पर राजा बना, उस समय का जो समाज था फ्रांस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष देखने को मिलता था। तो ये 1774 की बात है, यानी कि सन 1774 में लुई 16वें को फ्रांस का किंग बनाया गया। लुई 16वें से पहले फ्रांस में लुई 15 का रूल था। लुई 15 का रूल 1715 से लेकर 1774 तक रहा। इसके बाद लुई 16वां यहाँ का राजा बना और जिस समय लुई 16वां फ्रांस का राजा बना, उस समय फ्रांस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो निरंकुश थे। वो प्रजा की भलाई के लिए या देश की उन्नति के लिए कोई भी काम नहीं करते थे। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। जिस समय जो फ्रांस की हालत थी, जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी और इसीलिए जनता में असंतोष भी देखने को मिलता था। तो ये एक रीज़न था कि वहाँ की समाज में जब ये राजा बना तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई, जब यहाँ पर लुई 16 या लुई 16वां राजा था। तो लुई 16वें के समय यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संविधान का निर्माण कब किया गया जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर मूल मानव अधिकारों को गारंटी मिली? 1789 की क्रांति के बाद यहाँ पर जो गणतंत्र था, उसकी स्थापना के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1791 में यहाँ पर संविधान का निर्माण किया गया। यानी कि अब यहाँ पर राजतंत्र की बजाय गणतंत्र की स्थापना होने जा रही थी। तो संविधान का निर्माण 1791 में किया गया। इसके बाद है, लुई 16वां की आयु जब वह फ्रांस का राजा बना कितने वर्ष थी? तो लुई 16वां मात्र 20 वर्ष की आयु में फ्रांस का राजा बनाया गया था, जो कि बाय बर्थ यहाँ पर जो रूल था, यानी कि जो राजा का पुत्र है वो राजा बनेगा। तो उस हिसाब से पहले बहुत सी कम उम्र के ही जो बच्चे होते थे उनको राजा बना दिया जाता था। अगर किसी के पिता की अकारण मृत्यु हो गई है या फिर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है, तो कुछ ना कुछ किसी भी कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुत्र को राजा बना दिया जाता था। तो ऐसा ही फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस को गणराज्य कब बनाया गया जब इसकी राजतंत्र का पतन, यहाँ पर आएगा राजतंत्र का पतन, और प्रांत में डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया गया? तो सन 1792 से 1793 में फ्रांस को गणराज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि गणराज्य का मतलब होता है लोगों के द्वारा स्थापित सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य कब आया? तो फ्रांस में 1793 से 1794 तक आतंक का राज्य रहा, जो 1 साल तक रहा। और आतंक के राज्य का मतलब क्या था कि जो फ्रांस था, फ्रांस के समाज में जैकोबिन दल के नाम से कुछ क्लब बने, या एक क्लब बना जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जैकोबिन दल। और जैकोबिन दल का जो लीडर था उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर ने फ्रांस में जो भी इसकी सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाता या चुनौती देता, तो इसको वो कोर्ट में भेज देते थे और कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा होने के बाद उसको बीच बाजार, जो इसका चौराहा होता था, वहाँ पर गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन एक मशीन होती थी जिसमें लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, यानी कि उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था गिलोटिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रचलित मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, कौन सी थी? यानी कि 1794 तक फ्रांस में जो मुद्रा चली उसका नाम था लीवर या लिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के खास कार्य को करने वाले समूह को क्या कहते थे? फ्रांस में जो चर्च के प्रमुख कार्य थे, चर्च के जो खास कार्य थे उनको कौन करते थे? तो चर्च के कार्य कौन करेगा? पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग का फ्रांस में काफ़ी प्रभुत्व होता था। पादरी थे, पोप थे, वो फ्रांस में के समाज में काफ़ी ज़्यादा नाम रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के द्वारा वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? और यह कर कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो देखिए, चर्च का फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा महत्व था, प्रभुत्व काफ़ी था चर्च का,
और जो पादरी होते थे, पोप होते थे, वो राजा के अधीन ही होते थे, यानी कि राजा के ही देख रेख में वो रहते थे। और कई बार तो वो राजा से भी बढ़ चढ़कर हो जाते थे। तो ऐसे में जो चर्च का खर्च होता था वो कर से ही चलता था। तो यानी कि राजा के जो चर्च होता था, चर्च के द्वारा लोगों पर जो टैक्स लिया जाता था उसको टाइथ के नाम से जानते थे। टाइथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं धार्मिक कर था जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एस्टेट जिसमें सामंत की भूमि और महल होता था उसे क्या कहते थे? तो उसको मैनर के नाम से जानते थे। फ्रांस के समाज में जो सामंत प्रणाली थी वो चल रही थी, जिसमें जो सामंत होता था वो पूरी की पूरी ज़मीन का मालिक होता था और इस ज़मीन पे उसका महल होता था, जिसको हम मैनर कहते थे इस ज़मीन को। और ये जो ज़मीन होती थी इस पर जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो खेती करते थे और बदले में ज़मींदार उनको या सामंत जो था वो उनको थोड़ा बहुत उसमें से कुछ जो उत्पादन होता था देता था। बाकी जो सारा का सारा उत्पादन था वो उसको अपने पास रख लेता था। तो इस प्रकार से जो गरीबों की दशा थी वो काफ़ी खराब थी फ्रांस के समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे राज्य को दिए जाने वाले कर का क्या नाम था? यानी कि जो कर राज्य को डायरेक्ट दिया जाता था, राजा को दिया जाता था, उसका क्या नाम था? टाइल। इससे पहले हमने पढ़ा था चर्च को दिए जाने वाला कर। चर्च को दिया जाने वाला कर था टाइथ और राज्य को दिए जाने वाला कर था टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज एक फेमस बुक थी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के समय काफ़ी फेमस हुई ये बुक। इसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि चार्ल्स मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स मोंटेस्क्यू एक दार्शनिक थे जिन्होंने इस क्रांति को फैलाने में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप में भूमि के स्वामी कौन थे? तो हमने डिस्कस किया था जो सामंत था या जो जमींदार है या जागीरदार है वो पूरी की पूरी भूमि का स्वामी होता था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किस राजनीतिक दल ने स्थापित किया? तो जैकोबिन दल ने। और जैकोबिन दल का जो मुखिया था, जो लीडर था, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांस में नागरिक एवं मानव अधिकारों की घोषणा किसने की? तो फ्रांस में नागरिकों को और मानवों को, यानी कि नागरिक या मानव अधिकारों को देने वाली जो संस्था थी, जो सभा थी, उसका नाम था राष्ट्रीय महासभा। राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, बट इसमें महिलाओं को ज़्यादा हक नहीं दिए गए। उनको उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसे फ्रांस की क्रांति से पहले थी, तो उनकी स्थिति में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यानी कि फ्रांस में सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं और सभी एक दूसरे से बंधुत्व के भाव से या फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। रूसो किस बात पर अधिक बल देता है? जो रूसो था उसने अपनी एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक समझौता। तो उसमें मनुष्य की समानता पर बल दिया गया, यानी कि सभी मनुष्य क्या हैं? समान हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था और उसका संबंध किस राजवंश से था? तो देखिए, आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16वां और वह बुर्बो वंश से संबंधित था। यानी कि बुर्बो राजवंश का जो वंश था वो चला आ रहा था। लुईस 14, 15, 16 इस तरह से जो लुईस 15, 16 था वो भी बुर्बो वंश से संबंधित था। और 1789 के बाद ये जो बुर्बो वंश था ये इसका पतन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर फिर गणराज्य की स्थापना की गई थी। बट ये है कि वो गणराज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। फिर से फ्रांस में जो नेपोलियन था उसका रूल स्थापित हो गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो 1789 के टाइम पे यहाँ पर जो संसद थी, संसद एक तरह की सिर्फ एक नाम की ही संसद थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल में जो समाज था फ्रांस का वो 3 कैटेगरी में डिवाइड था, जिसमें फर्स्ट जो ग्रुप था वो नोबल पीपल का था, या जिसमें राजशाही लोग थे शामिल थे। दूसरा लोग क्लर्जी लोगों का था, यानी कि जो अमीर लोग थे इसमें, इस ग्रुप में वो आते थे। तीसरा ग्रुप था जो गरीब पुअर फार्मर थे, मजदूर थे, लेबर थे, यानी कि जो गरीब लोगों का समूह था
उसको तीसरे पार्ट में डिवाइड कर रखा था। इस तरह से जो फ्रांस का समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस सोलवे के महल का क्या नाम था? तो लुईस सोलवे के महल का नाम था वर्साए, वर्साए का किला। क्वेश्चन नंबर 21, रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। तो रूसो एक दार्शनिक था जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता नाम का एक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले 2 प्रमुख दार्शनिकों के नाम बताओ। तो फ्रांसीसी क्रांति में चार्ल्स मोंटेस्क्यू और रूसो ने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी? तो जो मैरी एंटोनेट थी या एंटोनेट वो लुईस सोलवे की पत्नी हुआ करती थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सभा का नाम संविधान सभा कब रखा गया? यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब रखा गया? 9 जुलाई 1789 को इसका नाम बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी विधानसभा का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? जो फ्रांस की संसद थी या विधानसभा थी उसका प्रमुख कार्य था फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति करना और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 26, जिरोंदिस्ट क्लब के सदस्य किस विचारधारा के पक्षपाती थे? तो जिरोंदिस्ट क्लब के जो लोग थे वो गणतंत्रवादी विचारधारा को मानने वाले थे, यानी कि वो जो राजतंत्र था उसका उन्मूलन चाहते थे और राजतंत्र की बजाय वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की जाए। तो ये गणतंत्र में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्तिल का पतन कब हुआ? तो बास्तिल जो था वो फ्रांस के अंदर एक महल होता था बास्तिल, तो उसका पतन हुआ 14 जुलाई 1789 को। तो जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 14 जुलाई 1789 से ही हुई थी। सबसे पहले इन्होंने बास्तिल पर हमला किया था, जिसमें जो भी इनके पास हथियार थे, गोला बारूद था, वो लेकर वहाँ पर पहुँच गए और इस महल को उन्होंने तहस नहस कर दिया, जितनी भी जनता थी फ्रांस की जो कि क्रांति में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान कब तैयार किया था? तो राष्ट्रीय संविधान सभा यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी या सभा बनी थी उसने 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान तैयार किया। बाद में इसको लागू किया गया 1792-93 में इसको यहाँ पर लागू भी किया गया था। लुईस सोलवे को मृत्युदंड कब दिया गया? तो 1793 में लुईस सोलवे को मृत्युदंड दिया गया, इसको फांसी पर लटका दिया गया जो चौक था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सम्मेलन में नापतोल की कौन सी नई विधि अपनाई गई? तो राष्ट्रीय सम्मेलन में दशमलव विधि या दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। इससे पहले जो नापतोल की इकाइयाँ थी वो अलग अलग थी, बाद में इनको दशमलव प्रणाली में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य सुरक्षा समिति या आतंक का राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1792 में आतंक के राज्य की स्थापना हुई और 1793 तक ये यहाँ पर चलता रहा, जिसका जो लीडर कौन होता था, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो यहाँ पर इसका जो हेड था। वह चौक किस नाम से प्रसिद्ध था जहाँ आतंक के राज्य में लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था? तो जो इस चौक का नाम था वो था क्रांति चौक। ये यहाँ पर नीचे चला गया, जिसका नाम था क्रांति चौक। क्रांति चौक पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसमें क्या होता था, जो गिलोटिन होती थी उसके द्वारा लोगों को मारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो समाज में सुधार लाने वाले जो लोग थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यानी कि जो राजतंत्र चला रहा था उसको ख़त्म कर यहाँ पर समाज को सुधारा गया। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है नेपोलियन का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और सम्राट बनते ही इसने जो नाप तोल की या डिस्टेंस की जो जितनी भी यूनिट थी उनको एक समान बना दिया। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, एक ही शहर में जो नापने की इकाइयाँ थी वो अलग अलग थी, तो बाद में इनको क्या किया गया, सभी को एक ही रूप में कन्वर्ट किया गया, वो था नेपोलियन। तो नेपोलियन ने काफ़ी सुधार किए यूरोप के जो फ्रांस था उस देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबेस्पियर के राज्य को आतंक का राज्य कहा जाता है, उसने फ्रांस पर कब तक शासन किया? तो जो रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर ने 1793 से 1794 तक यहाँ पर शासन किया
और बाद में रोबेस्पियर को भी दोषी ठहराया गया और उसको भी मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मैरी एंटोइनेट कौन थी और वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया था, यह लुइस सोल्वे की पत्नी थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति 1779 के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? यानी कि जो एक क्रांति का तात्कालिक कारण हम कह सकते हैं, तो ये भी एक कारणों में से एक था, जो कि 12 अरब लिबरे, यानी कि 1794 से पहले फ्रांस में जो करेंसी थी वो थी लीवर या लिबरे। तो 12 अरब लिबरे फ्रांस के ऊपर कर्ज था जो काफ़ी ज़्यादा था, जिस कारण से फ्रांस की जनता जो थी परेशान थी। तो ये थे आज के वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।